नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस तीसरे क्लास में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल नेटवर्क की प्रॉब्लम थी और दिन में भी प्रॉब्लम बनी रही, इस नाते मैं अपने उस क्लास को कंटिन्यू ही नहीं कर पाया। आपको कल शाम को मैं कॉलरा, डायरिया और डिसेंट्री और ब्लड डिसेंट्री को एक साथ लेकर के आपसे चर्चा कर रहा था। मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉलरा में या डायरिया में शरीर में पानी की कमी हो जाती है। हमारे एलिमेंट्री कैनाल हमारे ब्लड कैपिलरीज से वाटर खींच लेते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल में जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, बैसिलिस का या अमीबा का या एस्कैरिस के ओवम का, जो म्यूकस मेम्ब्रेन को कुतर कुतर के खाने से जो एबनॉर्मलिटी जाती है एलिमेंट्री कैनाल में, या लीवर इन्फेक्शन की माउथ कैविटी के अंदर जो लार बनती है उस लार में भी कुछ इन्फेक्शन आ जाता है, तो पाचन क्रिया के आरंभ होने के पहले ही वो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हमारे पाचन क्रिया प्रभावित हो जाती है। और पाचन क्रिया प्रभावित होने के कारण वो पचता नहीं है और सीधे के सीधे वो स्टूल के माध्यम से बाहर की ओर निकलता है। जब और कॉलरा में होता क्या है, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है, पाचन क्रिया हमारी सही नहीं होती है, तो हमको वोमिटिंग भी होती है, कुछ बाहर से निकलना चाहता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रकृति हमारे शरीर को, हर अंगों को स्वतः मेंटेन करने का एक उपक्रम पहले करती है, चिकित्सक की आवश्यकता बाद में पड़ती है। इसलिए प्रकृति अगर कुछ अपद्रव्य हमारे पेट में या आहार है, तो कोशिश वो करती कि उल्टी के द्वारा, बमन के द्वारा या वोमिटिंग के माध्यम से उसको शरीर के बाहर निकालना, ताकि एलिमेंट्री कैनाल को हम रेस्ट मिल सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रकृति भी अपने काम को उतना तेज नहीं कर पाती है और बैक्टीरिया हावी होते जाते हैं, जिससे फिर रोग गंभीर हो जाता है। कॉलरा में और डायरिया में अगर यूरिन पास हो रहा है तो एक खतरनाक स्थिति होती है। प्रकाश शिंदे जी लाइन पर हैं, आपको नमस्कार। यूरिन यानी पेशाब का होना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और जब पेशाब नहीं बन रही है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि ब्लड में पानी की मात्रा नहीं रुक पा रही है और ब्लड किडनी में जाकर के छन नहीं पा रहा है। वो जिस रूप में जा रहा है, सॉलिड रूप बनता जा रहा है, उसका सारा का सारा पानी ब्लड कैपिलरी एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों पर एब्जॉर्ब किया जा रहा है। एक तरीके से उसको रीअब्जॉर्ब करके एलिमेंट्री कैनाल वापस ले रही है। हम जो पानी पीते हैं उसकी आम प्रणाली ये होती है कि एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के हमारा पानी हमारे ब्लड कैपिलरीज द्वारा शक किया जाता है, और उसी शक करने में हमारे फूड के जो प्रोडक्ट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये उसके साथ एब्जॉर्ब किए जाते हैं। यानी पानी की प्रकृति होती है अंदर की ओर एब्जॉर्ब करने की। लेकिन जब हमारे शरीर का स्टूल बाहर की ओर निकलता रहता है और तरल पदार्थ के रूप में निकलने लगता है, यानी पानी अंदर की ओर नहीं खींचा जा रहा है बल्कि उल्टा खींचने जाने लगता है, क्योंकि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ब्लड सर्कुलेशन उल्टा हो जाता है। ऐसी दशा में पानी ब्लड से हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आता है, और ब्लड में भी जब पानी कम हो जाता है तो हमारे शरीर की विभिन्न कैपिलरीज जहाँ फ्लूइड तक जाती है, टिश्यू फ्लूइड का वाटर भी खींच लेती हैं। यानी टिश्यू की वाटर को भी खींच लेने पे हाथ झुंझुनाहट होने लगती है, श्रिंकन होने लगती है एक तरीके से, और इसके बाद कमजोरी महसूस होती है। तो कॉलरा में ये दोनों चीजें एक ही हैं, केवल कॉलरा में आपको वोमिटिंग भी साथ में लग जाती है, और स्टूल जो है ये वाइट हो जाता है चावल के माड़ की तरह, यानी इसका कलर चेंज हो जाता है। और स्थिति ये बहुत गंभीर तब हो जाती है जब शरीर में पानी कमी होती है। तो बताया था कि अन्य चिकित्सक तुरंत इलाज करते हैं ड्रिप चढ़ा करके, चूंकि ब्लड तुरंत वेंस में ड्रिप लगाते हैं और ऊपर से ग्लूकोज की मात्रा और पानी की मात्रा, सोडियम की मात्रा देना शुरू कर देते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप सीधे L2, आप एक गिलास पानी, एक चम्मच चीनी और एक चुटकी नमक डाल के उसमें L2, और पेशेंट से कहिए इसको पीना शुरू करें घूंट घूंट करके। कुछ देर अगर उसको मान के चलिए कि 1 घंटे में वो 20 बार स्टूल पास कर रहा है या 3 बार वोमिटिंग कर रहा है, तो फिर जब आप दवा देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो नॉर्मल होता जाएगा, और 20 बाजार के बाद 20 के बजाय वो फिर 10 पर आएगा, 5 पर आएगा,
3 पर आएगा, 2 पर आएगा, और 2 घंटे के अंदर आप उसको पानी पिलाते रहिए, L2 डालते रहिए। L2 के साथ अगर आपको लगता है कि पानी में चूँकि पेट में मरोड़ भी होगी, ऐंठन भी होगी, आँखें आपकी अंदर की ओर धंस जाएंगी, पानी की कमी होगी, चेहरा आपका सूख जाएगा, गाल आपके पिचक जाएंगे, हाथ पैरों में ऐंठन होने लगेगी, तो ऐसी दशा में हमको L2 के साथ C7 और WE और S10 उसके साथ मिलाना पड़ेगा। 10-10 बूंद सभी मिला दीजिए, या 1 गिलास को नहीं मान लीजिए बल्कि 100 ml ले लीजिए। 100 ml में आप 150 बूंद L2, C7, WE, BE और S10, फिर से सुन लीजिए, L2, C7, WE, S10 और BE, यानी 5 दवाएं आपकी हुई, और 150 ड्रॉप लेना है, तो 50-50 ड्रॉप हर दवा का। जब आप 50-50 ड्रॉप हर दवा का 1 गिलास पानी में दे देंगे तो वो 1 डोज बनेगी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बार बार लोग पॉजिटिव और निगेटिव की बात करते हैं, और मैं ये कहता हूं कि रोग की गंभीरता को देखते हुए आप डोज बढ़ा दीजिए। यानी अगर आपको लगता है कि कालरा के पेशेंट बहुत एक तरीके से कोलैप्स करना है, तो आप डोज और बढ़ा दीजिए। जितनी ज़्यादा मात्रा में जाएगा उससे वो कोलैप्स होने की स्थिति ये बता रही कि इसके इन ऑर्गन्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, वहाँ पे एंजाइम्स बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके हैं, वहाँ पे हमको बहुत अधिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करना है जो वासन को तेज कर सके। तो ऐसी दशा में हम पर्याप्त मात्रा में डोज हमारी 50-50 बूंद भी जा सकती है कॉलरा के पेशेंट में। डायरिया के पेशेंट में इतना ज़्यादा क्योंकि वोमिटिंग नहीं होती है, केवल लैट्रिन पास ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर हम मान सकते हैं कि हम चीनी का घोल और नमक का घोल के साथ इन 50 बूंद के बजाय सभी का 30-30 बूंद, 35 बूंद या 25 बूंद से 35 बूंद के बीच में दे सकते हैं। इस नेटवर्क की प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई है, और जब आपको लगे कि अब यूरिन पास होने लगी है, जब पेशेंट ये बताए कि मुझे पेशाब लगनी शुरू हो गई है, तो आप समझ लें कि आपकी दवा काम करना। और पेशाब लगने के अच्छे लक्षण होते हैं कॉलरा के और डायरिया के पेशेंट में। पेशाब का होना बहुत ज़रूरी है। पेशाब रुक गई है कि बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन हो रही है, और जब आप चीनी के घोल के साथ ये दवा का मिश्रण आप देते हैं, तो स्वाभाविक है कि फिर जाकर के हमारे बॉडी में सोडियम की मात्रा भी मेंटेन हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा भी मेंटेन होना शुरू हो जाती है, और पानी जो ब्लड में वापस आ रहा था वो पानी अब ब्लड कैपिलरीज में जाना शुरू हो जाता है। और जब किडनी अपना फंक्शन करना शुरू कर देती है तो ये सिम्टम्स आने लगते हैं कि पेशाब हमको होगी, तो हम ये मान लेते हैं रोगी हमारा अब ठीक होने की दशा में चल रहा है। डिसेंट्री में मैंने आपसे कहा था कि कट आउट बाहर आता है। डिसेंट्री में रुक रुक के लैट्रिन होती है, लगता है कि हमको फिर लैट्रिन जाना नहीं होता है, बार बार जाते हैं, थोड़ा हुआ फिर नहीं हुआ, फिर थोड़ा हुआ फिर लगा, पेट में मरोड़ हो रहा है, ऐंठ हो रहा है, गैस बन रही है, झागदार बदबूदार मल निकल रहा है पीले कलर का। तो वो ये सब हमारे आहार नाल में एस्केरिस या अमीबा के विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के अंदर अपने अंडों को देने के नाते, या ये कह दें कि उनकी संख्या बढ़ती है, वो अपना वहाँ पे जनरेशन बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसके कारण जो यक्ष बनते हैं, उस यक्ष के फॉर्मेशन और उनके कुतर कुतर के म्यूकस मेम्ब्रेन को खाते रहने से डिसेंट्री की कंडीशन आती है। डिसेंट्री भी हमारे फूड पॉइजनिंग की है, हमारे फूड विभिन्न प्रकार के भोज्य खाद्य पदार्थों से एस्केरिस के एक्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाकर के डेवलप करते हैं। तो जब ये डिसेंट्री हमारी लॉन्ग पीरियड में चलती है, तो फिर एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकस मेम्ब्रेन से फिर हमको ब्लड का भी सीरम में निकलने लगता है, हमारी ब्लड कैपिलरीज को खाना शुरू कर देते हैं, काटना शुरू कर देते हैं, तो इस नाते डिसेंट्री में फिर ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी दशा में डिसेंट्री रेस्पिरेटरी सिस्टम की गड़बड़ी के कारण हो रहा है, लेकिन कॉलरा और डायरिया ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की गड़बड़ी के कारण हो रहा है। दोनों में अंतर है, और दोनों आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा। डायरिया और कॉलरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब होने के नाते हुआ, क्योंकि वहां पे पाचन क्रिया सही नहीं हो, भोजन पच नहीं रहा, और स्टूल के रूप हमारी जो पास आउट थ्रू आउट की जो कंडीशन है, एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी मल पदार्थ को समय पर बाहर निकलना चाहिए, वो मल पदार्थ म्यूकस मेम्ब्रेन में मिल जाने के कारण रुक बाहर निकल रहा है, सिस्टम हमारा डिस्टर्ब है। इस नाते डिसेंट्री में हम L3 का प्रयोग करेंगे, साथ में अगर ब्लड आ रहा है तो S3 भी देंगे, C3 भी देंगे। आप नोट कर सकते हैं S3, C3, Ven3, Ver1, चूंकि वर्म होंगे अंदर, इस नाते Ver1 भी देना पड़ेगा, L1A3, S2,
यानी L1 A3 S2 को टोटल मिला करके L3 हम कहते हैं। तो आप L3 S3 N3 ये पूरा मिला लेंगे, और बी और WE, और अगर लगता है कि डिसेंट्री में झाग जा रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप अगर डिसेंट्री में म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा आ रहा है तो आप जी दे सकते हैं, जी कर दीजिए, बी जी दोनों का मिश्रण कर दीजिए, तो ब्लड डिसेंट्री आपकी कंट्रोल हो जाएगी। डिसेंट्री में आप देंगे L3, S3, C3, WEN3, WER1 और बी तथा जी। और कॉलरा में हमने आपको बताया है L2 देना है, आपको C देना है, S10 देना है, बी देना है। और में आपकी डोज 50 ड्रॉप शुरुआती दौर में जब पेशेंट आपके पास आता है, 50 ड्रॉप आप पांचों दवाओं की मिला दीजिए पानी में, जिसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी भर नमक मिला करके आप उसको पिलाना शुरू कीजिए। और इस तरीके से लगभग हर 15 मिनट बाद आप एक एक गिलास पानी उसको खत्म होने लगे, और जब पेशेंट ये बताना शुरू कर दे कि मुझे पेशाब के महसूस हो रहा, तो आप समझिए कि आपने सफलता पा ली है। ड्रिप देना ये एक प्रकार का मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट किसी भी चिकित्सा प्रणाली की स्पेसिफिक नहीं है। मतलब जैसे ब्लड प्रेशर नापना, थर्मामीटर नापना, आपके पैथोलॉजिकल टेस्ट कराना, या फिर आपके यहाँ ड्रिप चढ़ाना, ये सब लोकल मैनेजमेंट है उस पेशेंट को, एक तरीके का जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट एड है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी दवा L2 के साथ जैसे आप पानी और चीनी का घोल मिला करके जो आप फ्रेश वाटर में देंगे और ताज़ा देंगे, तो वो आपकी इलेक्ट्रोहोपैथी की एक स्पेशलिटी होगी। और इस तरह का प्रयोग मैंने 1-2 नहीं, पहली चीज़ तो मैंने अपने घर में ही किया है। पिछले 57 साल का मैं हो चुका हूँ, मेरे बच्चे भी 25-26 साल 28 साल के हो चुके हैं, मेरी पत्नी भी मेरे उम्र के बराबर है, मेरे पिताजी को भी। लेकिन मैंने अपने परिवार में कॉलरा या डायरिया के किसी भी इमरजेंसी केस में कभी ड्रिप का साधन नहीं अपनाया है, या मेरे संपर्क में जो इस तरह के रोगी आए मैंने उनको ड्रिप ऊपर से देने की सलाह नहीं दी है। या ऑलरेडी मैं जो बना रहा हूँ चीनी और पानी नमक का घोल की जो दवा में मिला रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपके जा करके अपना काम भी करेगी और आपको ड्रिप का काम भी करेगी, आपको ग्लूकोज और सोडियम का एक लेवल भी मेंटेन कर देगी। तो मैंने आपको आज कल के क्लास का अधूरा पूरा कर दिया है डायरिया, कॉलरा, डिसेंट्री और ब्लड डिसेंट्री पर। आप कृपया ये प्रयोग अपने दैनिक यूज में करें और देखें इसके परिणाम क्या आते हैं। ये तो मुझसे आप फ़ोन कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चूंकि थोड़ा सा आपसे वार्ता और कर लूँ, कुछ आम बातें। कभी कभी क्या होता है कि लोग मेरे इस क्लास का गलत अर्थ लगा लेते हैं। लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं ये क्लास किसी विशेष व्यक्ति को प्रमोट करने के लिए या इसको धन अर्जन करने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, या मेरे दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई, या कुछ लोग मेरे इस क्लास अपनी इमेज से बना करके अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। हमारे अभी एक साथी मिस्टर अखिलेश सिंह, कोई छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे एक दिन मुझको कॉल किया था, और फिर उन्होंने अपना एक लिटरेचर मेरे पास भेजा जिसमें उन्होंने D1 से लेकर के D10 तक के डायल्यूशन दिखाए। तो मेरी उत्सुकता हुई कि ये व्यक्ति मेरे व्हाट्सएप पे आया है तो ज़रूर मुझसे कुछ जानना चाहता होगा या कुछ अपनी बात बताना चाहता होगा। तो आज मैंने व्हाट्सएप पर उनको लिखा कि आपका जो व्हाट्सएप पे नंबर है वो कॉल करने पे नहीं चल रहा है। तो उन्हें फिर उधर से अपने 2 नंबर भेजे। तो मैंने सोचा फिर मेरे पास टाइम होगा, मैंने उस नंबर को सेव कर लिया, मैं कभी बात करूँगा उनसे। अभी आपके क्लास आरंभ होने के ठीक 1 मिनट पहले उनका फ़ोन आया, और मैंने उनसे पूछा, चूँकि मेरे पास 2 फ़ोन हैं, जिस फ़ोन से मैं आपको इस ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ये जियो का फ़ोन नंबर है, ये 790-588-2569, और BSNL इसमें लगा हुआ है 94-50-56-48 का। और दूसरा फ़ोन जिस पे आप सबके कॉल आते हैं 97-93, वो फ़ोन मेरा दूसरा है, और उस पर उस नंबर से मेरा व्हाट्सएप इसी फ़ोन पे चलता है जिससे मैं आपको ऑनलाइन कर रहा हूँ। उन्होंने फ़ोन किया अभी, तो मैंने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं? तो कहते हैं आपने किसी से नंबर मांगा था कि कॉल नहीं हो पा रही है। तो मुझे याद आया कि मैंने दिन में लिखा था, मैंने कहा आप अखिलेश सिंह बोल रहे हैं? कहे हाँ। तो मैंने कहा आपको सीधे कहना चाहिए कि मैं अखिलेश जी छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर, आपने मुझसे नंबर मांगा था। तो मुझसे इस तरह लहजे में बात करें जैसे वो मेरे बहुत सीनियर हैं, वो मेरा मजाक बनाने लगे, हंसने लगे, कहे कि अरे सामने वाले को पहचानना और जानना भी तो अपने हिसाब से ज़रूरी है। और उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि सर मैं 18 वर्षों से इस
में काम कर रहा हूँ, बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इज नथिंग, और मेरे 36 साल का एक्सपीरियंस जस्ट उनसे डबल है, लेकिन वो अपने 18 साल के एक्सपीरियंस को मुझको ऐसे बता रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उनके अलावा कोई जानते नहीं है। तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट उनसे कहा, मैंने कहा मेरे सुनने में जो आया है कि आप मेरे जैसे तमाम लोगों के लेक्चर सुन करके उसको नोट करके किताब बनाते हैं, उसको छाप देते हैं अपने नाम से। मैंने कहा क्या ये बात सही है? तो उन्होंने उसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। भाई ठीक है, अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है आप उसको नोट करिए, पॉइंट आउट करिए, लेकिन अगर आप उसको अपने नाम से छापेंगे और बीच में कोई क्रिटिकल पोजीशन फंस जाएगी, कोई क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा जिसका जवाब आप नहीं दे पाओगे, तो लोग आप पे तो टीका टिप्पणी करेंगे कि आपने किताब अपने नाम से छापी, तो इसका जवाब भी आपको देना चाहिए। अब वो स्पेसिफिकेशन से D1 से D10 तक क्या बताना चाहते थे? वो कहते मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं करता, मैं स्पेसिफिकेशंस पैथी चलाता हूँ, स्पेसिफिक पैथी चलाते हैं वो। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बाद उन्होंने एक नई पैथी भी दे दिया, स्पेसिफिक पैथी, उसका नाम भी दे दिया। तो खैर वो उनका अपना मत है, मुझे उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मेडिकल प्रोफेशन में अपने सीनियर और जूनियर, उन्होंने बड़े स्टाइल में कहा कि कई अनिल श्रीवास्तव मेरे पास है, एक अनिल श्रीवास्तव का वो वीडियो का आ रहा है और आप शायद वही तो नहीं है। मैंने कहा चलिए अच्छा हुआ आपने मुझे पहचान लिया, मैं वही अनिल श्रीवास्तव हूँ। कहते हैं हाँ हाँ सुना है कि आपके कुछ क्लास चल रहे हैं। यानी उन्होंने मेरे इस क्लास को बहुत हल्के में लेकर के अपने आप को बहुत भारी वजनदार बताने का प्रयास किया, और जबकि मैंने उनसे क्लास पे जा रहा हूँ। तो ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी अनिल श्रीवास्तव के क्लास को बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और मैं उनसे तवज्जो लेना नहीं चाहता। मेरा जो एक लक्ष्य है कि मैं अपने जीवन के शेष दिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अपने न्यू कॉमर्स जो हमारे पास 20 अप्रैल से आगे जुड़ते जा रहे हैं, अभी मैंने आज संख्या कम 772 हमारे नए साथी हमारे कांटेक्ट में आए हैं, और मैंने उनके व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाने शुरू कर दिए हैं। मैं अब डॉक्टर 1, डॉक्टर 2, डॉक्टर 3 इस तरह का ग्रुप बना रहा हूँ। इसके पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक क्लास का एक ग्रुप बना चुका हूँ। तो हमारे जितने साथी जुड़ रहे हैं वो मेरी बातों पर जुड़ रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं मैं उनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। जो लोग अपनी कोई हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ, और कुछ ऐसे क्रिटिकल सवाल जो आ जाते हैं आप लोगों के बीच से मैं उसको आपके ऑनलाइन जवाब दे रहा हूँ। तो मेरा उद्देश्य मैं जो कुछ आपको बता सकता हूँ वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरा ना उससे कोई पैसा कमाने का उद्देश्य है, ना मैं किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, ना मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, ना मैं किसी दवा की कंपनी का एजेंट हूँ, ना मैं स्पेसिफिकेशन या स्पेसिफिक या इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी बनाता हूँ। हमारे बहुत से पुराने साथी भी इस बात से परेशान है कि अनिल श्रीवास्तव अपना क्लास बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको ये भी लगता है कि इस क्लास का बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों ने ये सोचा होगा कि मैं 1-2 क्लास के बाद अपने आप को बंद कर दूंगा, लेकिन लगातार आज 42वां क्लास चल रहा है और ये आगे कब तक चलेगा अभी मुझे खुद भी नहीं पता है। जब मुझे लगेगा कि मैंने आपको एकदम आत्मसंतुष्ट कर दिया है, एक तरीके जैसे बोरिंग की जाती है ना देहात खेतों में, बोरिंग तब तक की जाती है जब तक कि उसको बोरिंग करने कि हाँ पानी अब बिल्कुल फ्लो के साथ चलेगा। तो मैं तो अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बोरिंग एक खेत में कर रहा हूँ, और इस बोरिंग को मैं तब तक करता रहूँगा, तब तक मैं पाइप इसके अंदर डालता रहूँगा जब तक कि मुझे फ्रेश वाटर नज़र ना आ जाए। तो फ्रेश नज़र आ जाएगा तो मेरा काम समाप्त हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के कुछ विभिन्न प्रकार के रोगों पर जब तक मैं चर्चा कर लूँ, और जब मैं ये समझ जाऊँ कि अब आप स्वयं हर मर्ज की दवा हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बिना किताबों को पलटे आप रोगी को लिखना शुरू कर दे रहे हैं, और कुछ लोग तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे रहे हैं, बहुत लोग बड़े अच्छे अच्छे फार्मूले बता करके हमको दे रहे हैं, कह रहे हैं सर मैंने इस रोग में ये दिया और उसका कारण बता रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि लोगों ने मेरी बातों को समझना शुरू कर दिया है, और मेरा एक लक्ष्य है, केवल एक लक्ष्य है, उसको आज आप सब लोग सुन लें। अगर मान के मैं चलता हूं कि मेरे अंतिम क्लास तक 1000 लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, अंतिम क्लास यानी जहां मैं बंद करूंगा, और उस 1000 क्लास लोगों के जुड़ने के बाद अगर उनमें से सिर्फ 5 लोग मेरे द्वारा बताए गए बातों को ग्रहण करके और स्वतंत्र होकर के कलम उठा करके किसी रोगी को दवा लिखना शुरू कर देंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरे जीवन का सार्थक हो गया। रमाशंकर के पास बहुत लोग शिष्य बनने जाते थे, उन्होंने किसी को नहीं बनाया। हमारी एक टीम भी गई थी, उस टीम में भी तमाम लोग थे, लेकिन जो मैंने ग्रहण किया उससे रमाशंकर जी की आत्मा को भी खुशी हुई और मुझे खुशी हुई कि मैं कोई गुरु पाया। तो रमाशंकर जी ने अपना एक शिष्य बनाया, मिले तो उनको बहुत रहे होंगे, उनकी लंबी
आयु थी और लंबा उनका सेवा काल था। मैं तो उनके साथ बहुत संक्षिप्त समय के लिए रहा। ठीक उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि मेरे में कम से कम 5 लोग ही ऐसे आ जाएं जो ये इस तरह से रोगी उनके बगल बैठा और डॉक्टर ने अपना कलम चलाना शुरू कर दिया। उनको किसी किताब के या सोने के पहले या खाने के पहले 5 गोली 10 गोली फर्स्ट डायल्यूशन, सेकंड डायल्यूशन, थर्ड डायल्यूशन, टेम्परामेंट, पॉजिटिव निगेटिव में भटकने की जरूरत ना पड़े। रोगी आया, रोगी बैठा और कलम डॉक्टर का चल गया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में गरिमा अगर बनाना है तो रोगी के बैठते ही आपकी कलम चल जाए तो आप डॉक्टर हैं। इस नाते लोग क्या कमेंट करते हैं, अब मैं उन कमेंटों की परवाह भी नहीं करता। हमारे तमाम साथियों ने हमको सलाह दिया, सर आप अपना कंटिन्यू रखिए और लोगों की बातों का बुरा मत मानिए। लेकिन कभी कभी पीड़ा हो जाती है। स्वाभाविक है कि उम्र के हिसाब से मुझे भी ये लगता है कि हमारा जूनियर हमको सम्मान नहीं दे रहा है। अब वो 18 साल के अगर एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं, मैं 36 साल से हूँ, तो कह रहे हैं हाँ हो सकता है आप मेरे चाचा। जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में और धमतरी में मैं 2-2 सेमिनार में कार्यक्रम करके आया हूँ और जिसको उन्होंने बताया कि वो मेरे गुरु हैं डॉक्टर GS वर्मा, वही डॉक्टर GS वर्मा मुझे लेकर के मेरे छत्तीसगढ़ के मेरे ससुराल राजनांदगांव तक मुझको लेकर के घुमाने गए थे। यानी डॉक्टर वर्मा मेरे साथ मेरे ग्रुप में हैं। GS वर्मा के हर बातों से मैं वाकिफ हूँ, मेरे हर बातों से वो वाकिफ हैं। डॉक्टर VL साहू रायपुर में अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, मैं उनकी बहुत अच्छे लोग हैं रायपुर में, और रायपुर में तमाम अच्छे अच्छे क्लिनिक चलाने वाले लोग हैं और बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उन्होंने बड़े जो बनाता हूँ वो शायद ही कोई बता पाए, जो फार्मेसी मैं बताता हूँ वो शायद ही कोई बता पाए। यानी अखिलेश सिंह के अलावा ना इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कोई फार्मेसी जानता है, ना कोई भी स्पेलिक पैथी जानता है और ना ही दवा बनती है। तो मैंने भी उनको सिर्फ इतना एक ही लाइन में कहा कि भारतवर्ष में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जितने दवा बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स मालिक हैं वो सब अनिल श्रीवास्तव को नाम से और काम से जानते हैं। इतने बताना मेरे आपके लिए काफ़ी है। अब आप कृपया फ़ोन रख दें, मैं ऑनलाइन क्लास लेने जा रहा हूँ। तो बातें बड़ी लंबी हुई, थोड़ा सा मैंने आपका समय आखिरी में लिया, और कुल मिलाकर के आप सब हेमंत कुमार प्रजापति जी, राजकुमार जी इस समय हैं, प्रभात सिंह जी हैं, राजवीर सिंह भी जो आ गए थे, बहुत से हमारे साथी इस समय लाइन पर हैं। आप सब ने आज कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री और ब्लड डिसेंट्री पर मेरे अनुभव सुने और उनकी मैंने कल मैं फिर किसी नए रोग के साथ, मैं सोचता ये हूँ कि आपके बीच चूँकि इस समय स्किन डिजीज़ के प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है घटते बढ़ते क्रम में, तो कल मैं कोशिश करूँगा कि आपसे स्किन डिजीज़ पे बात करूँ, त्वचा संबंधी रोगों पर, और उस पर कुछ चर्चा की जाए। तो कल तक के लिए आप अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का आज का